जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब हैं, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं और एक बड़े ही मनमोहक अंदाज में आप सभी अपनी तैयारी पढ़ाई को लेकर चल रहे होंगे। तो मनमोहक अंदाज से मेरा तात्पर्य हमेशा होता है कि आप सभी जितना जो भी पढ़ते हैं उसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि आप ये बात अब तक कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि ओवरऑल टारगेट हमारा, एट द एंड टारगेट हमारा चीज़ों को रिवाइज करना है और चीज़ें मतलब चीज़ों को याद रखना है। और चीज़ें याद तब हो पाएंगी जब आप उन्हें एक से ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे, मतलब तब तक रिवाइज करते रहिए जब तक वो दिमाग में छप ना जाए। यही सिर्फ एक प्रक्रिया है चीज़ों को याद रखने की। इसके अलावा आप चीज़ों को कैसे भी याद नहीं रख सकते हैं, भले ही वो आपने कितने अच्छे से समझी हों, किसी ने कितने अच्छे से समझाई हों। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, जय हिंद। तो करते हैं शुरू अपने आज के पाठ के साथ, एक कल के सवाल के साथ। और कल का सवाल हमारा रहेगा गति से, मोशन से। मेरा आपसे सवाल रहेगा कि बताइए, जो पंखे की गति है ये किस तरह की गति है? और ऑप्शंस की शायद कोई आवश्यकता ना हो। मोशन ऑफ फैन, आप जो भी समझते हो वो बता दीजिए। पंखे की गति किस तरह की गति है? मोशन ऑफ फैन किस तरह का मोशन है? हर हर महादेव, नमस्कार जी। चलो, पंखे की गति किस तरह की गति है? मोशन की मोशन ऑफ फैन किस तरह का मोशन है? फिर हम लोग आगे बढ़ें। सभी को नमस्कार। ये नाम लेने वाली बीमारी कब जाएगी भाई? आप लोग 18 साल से शायद ऊपर के होंगे, सरकार ने आपको वोट देने की अनुमति दे दी ये मान करके आप समझदार हो गए हैं, और आप अभी भी कमेंट सेक्शन में बस यही कहते रहते हैं कि मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया। भाई नाम को पीडीएफ में देखना, यहाँ नाम आने से क्या फ़र्क पड़ेगा जी। अच्छा, हाँ जी, रोटेशनल मोशन, वेरी गुड। अरे प्रक्षेप्य गति कहाँ से आ गई है? रोटेशनल मोशन है, घूर्णन गति है। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। देखो भाई, जो इनके आंसर नहीं कर पाते हैं, ये जो सुबह सुबह प्रश्न पूछा जाता है क्लास से पहले, अगर आप इसका उत्तर नहीं कर पाते हो या गलत कर पा रहे हो तो अभी अपने आप में कमियां आप मानो। और 100% कमी यही है कि आपको अभी अपनी तैयारी को और थोड़ा सा मजबूत बनाना है, आपको अभी और रिवीजन करना है। अगर आप जिस तरह से चल रहे हैं इसी तरह से चलते रहे तो फिर नैया पार होने में मुश्किल हो जाएंगी आप, क्योंकि हजारों लाखों बच्चों से लगातार पीछे हैं जो ऐसे सवालों के सही उत्तर कर रहे हैं, चीज़ों को याद कर रहे हैं। चलो भैया, मेरा समझाने का काम है, समझना ना समझना, करना ना करना आपकी मर्जी है। हम लोग चलते हैं आज चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4, पार्ट नंबर 4, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। अभी तक हमने केवल गति के बारे में पढ़ा, अब हम गति के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि गति किन नियमों से संचालित होती है, मोशन जो है किन नियमों से संचालित होता है। इस चैप्टर में हम इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम डालेंगे। और देखिए, गति के 3 नियम हैं जो कि न्यूटन साहब ने दिए हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कोई भी नियम डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा, हर एक नियम से पहले आपको कुछ कुछ चीज़ें और समझनी पड़ेंगी। आपको कुछ कुछ चीज़ों को और समझना पड़ेगा। जैसे गति के पहले नियम को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा जड़त्व यानी कि इनर्शिया। हमें समझना पड़ेगा इनर्शिया यानी कि जड़त्व के बारे में। तो सबसे पहली टॉपिक आप डालेंगे जड़त्व, यहां से सवाल भी आता है और ये मुद्दा गणित के और गति के पहले नियम को समझने के लिए जरूरी भी है। देखो इनर्शिया क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लो ये पेन मेरे हाथ पे रखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि ये ऊपर उठ जाए, तो मैं इसके कहूंगा ओ पेन भैया तन्नक ऊपर चलियो यार। या ये पेन ऐसे लटका हुआ है और मैं कहूंगा अरे पेन भैया तन्नक ऊपर उठ जाओ यार। तो क्या ये मेरे हाथ से ऊपर उठेगा या यहां से कहीं हिलेगा भी मेरे कहने से? आप कहेंगे शायद नहीं हिलेगा। अच्छा, ये कब अपनी स्थिति को बदलेगा? मैं चाहता हूं कि इसकी स्थिति ये हो जाए, तो ये कब अपनी स्थिति को बदलेगा? भाई जब मुझे इस पर एक बल लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। और सुनो, फोर्स भी ऐसा नहीं है
कि मैंने जो मर्जी अपनी मन मर्जी लगा दिया और ये ऊपर उठ गया, नहीं, एक निश्चित मात्रा से ज्यादा ही बल मुझे लगाना पड़ेगा। ये कहता है कि मान लो भाई मेरे ऊपर तो तुम 5 न्यूटन का बल लगाओ, मैं तो तब उठूंगा। तो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन मैं बल अभी भी लगा रहा हूं, लेकिन ये नहीं उठेगा। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन पे भी ये नहीं उठेगा। ये कब उठेगा? 5 न्यूटन पे। यानी कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि देखो, इस दुनिया में प्रकृति का एक नियम है कि जो भी वस्तु जिस भी अवस्था में है वो उसी में रहना चाहती है, वो वहीं कंफर्टेबल महसूस करती है। आप इस बात को चाहे इंसानों के साथ भी देखें तो ये समान रूप से लागू होती है। जब भी कोई परिवर्तन की बात आती है, हमें अपने अंदर परिवर्तन करने हो, तो हमें हमेशा समस्याएं होती हैं। आप अगर देखें, बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की प्रोसेस में देख लें, अगर आप चाहते हैं कि आप रनिंग अच्छी कर लें तो भी समस्याएं आती हैं। आपका शरीर कभी नहीं चाहता है। अगर आप देखें, आपको कुछ नया पढ़ना है तो पढ़ने में मेहनत लगती है, दिमागी मेहनत लगती है, शरीर उसके लिए हमेशा मना करता है। आपके दिल को पसंद है घूमना फिरना, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो साथ ही मेरे कहने का ये मतलब है कि इस ब्रह्मांड की, इस पूरी दुनिया की तमाम चीजें ऐसी बनाई गई हैं कि वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती हैं। अगर तुम उनकी अवस्था को बदलने की कोशिश भी करोगे तो वो उसका विरोध और करती हैं। जैसे कि ये पेन है, मैं इसको कहा कि यार तू कब तक यहाँ लटका रहेगा, यहाँ आ जा, नहीं, इसने विरोध किया, फिर अपनी स्थिति वापस पा ली। ये चूंकि विरोध कर रहा है, मैं कह रहा हूं भाई चल इधर चल, ये ऑब्जेक्शन कर रहा है, इसीलिए तो मुझे जबरदस्ती फोर्स लगाना पड़ रहा है, और ये लगातार इस फोर्स का विरोध करेगा। मैं इसको इधर की तरफ ले जाऊंगा, मैं इसको इधर की तरफ ले जाऊंगा, बट ये इधर की तरफ आने की कोशिश करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अपने आप में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, ऑब्जेक्शन करती है, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। एक बार फटाफट से थम्स अप करो कि हाँ जी मुझे समझ में आ गया जड़त्व क्या होता है। तो आप कहेंगे जड़त्व वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु, जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति में बनी रहती है, अपनी स्थिति में बनी रहती है, वह अगर तुम स्थिति को परिवर्तित भी करोगे तो वो उसका विरोध करेगी। वह स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। तो इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which it remains in its position, in its position। भाई कोई वस्तु अपनी स्थिति में बनी रहती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। लक्ष्मी गुड़िया, AWTPO में जब ऑप्टिक्स कराने की बात थी तो आपको याद होगा ये बात। देखो मैंने 77 क्लासेस टोटल AWTPO में ली थी और मात्र 5 क्लासेस की ऑप्टिक्स कराने की बात थी। तो पहला क्वेश्चन ये, अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं वहाँ ऑप्टिक्स कराने से बचा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने अगर 77 क्लास लगाई तो 5 क्लास लगाने में मुझे कोई और आपत्ति नहीं थी। आपको शायद ये याद नहीं, मैंने अच्छे से बताया था कि उस टाइम मेरे पैर का ऑपरेशन था, अगले ही दिन मेरे पैर का ऑपरेशन होना था। तो मैंने ये कहा था कि ऑप्टिक्स की मैं रिकॉर्डेड क्लास डलवाई देता हूँ उस एग्ज़ाम की जिस एग्ज़ाम का लेवल आप ही के जैसा है, और मैंने NDA की क्लास डलवाई है। NDA में फिजिक्स का एक अच्छा लेवल पूछा जाता है, वहाँ पर मैंने वो क्लासेस डलवा दी हैं। सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लास डल चुकी हैं, आप उनको एक बार वहाँ से देख लीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए टेलीग्राम ग्रुप में, मैं आपके डाउट के लिए फिर एक और क्लास लेकर आ जाऊँगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार आपने तो चोरी कर ली क्लासेस की, 77 क्लास करा दी, 5 क्लास नहीं कराई हैं, तो कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा से उन क्लासेस को उस बैच में ले लूँगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये डाउट बहुत सारे बच्चों का है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब एक सवाल उठता है कि आखिर किसी भी वस्तु में जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, जो जड़त्व का गुण है, ये किसके कारण होता है? तो इनर्शिया का जो गुण है, एक बात बताओ मुझे कि ये एक पेन रखा हुआ है और मान लो यहीं पे मैं इस बोतल को रख दूं, ये पानी की बोतल है, तो किस चीज को उठाने में
मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, या कौन सी चीज अपने आप में होने वाले परिवर्तन का ज्यादा विरोध करेगी? देखो मेरे हिसाब से पानी की जो बोतल है ये ज्यादा विरोध करेगी, ये कम विरोध करेगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है। ये हो सकता है 1 किलो की हो गई होगी, और ये हो सकता है 100 ग्राम का हो। तो जड़त्व किसके कारण होता है, इनर्शिया किसके कारण होता है? इनर्शिया विरोध करने का गुण है। ऐसे याद रखो कि भाई भारी वस्तु ज्यादा विरोध करेगी और हल्की वस्तु कम विरोध करेगी। बड़ी सीधी सी बात है। तो सवाल आएगा कि बताओ जड़त्व किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे कि जड़त्व जो है वो किसका गुण है? द्रव्यमान का। जड़त्व द्रव्यमान का गुण है। जो इनर्शिया है, ये सीधा सवाल छपेगा, इनर्शिया क्या है, किसकी प्रॉपर्टी है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। एक बार नोट करो, फटाफट से थम्स अप करो, फिर आगे चले। बिल्कुल सही बात है। आईसीजी भी इससे क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स क्लियर हो जाएगी, बाकी आपको थोड़ा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 1-2 टॉपिक पढ़ने रहेंगे जो उसमें आते हैं। आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा, थैंक यू। भैया राखी पर क्या गिफ्ट देंगे? गुड़िया देखो, आप सभी लोग सामने तो नहीं हैं, तो अगर आप कभी सामने हों तो ज़रूर जो गिफ्ट बनता होगा वो आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो देखो, मैं तो अपनी तरफ से यही प्रॉमिस कर सकता हूँ कि हमेशा मेरी कोशिशें रहेंगी इस विषय को लेकर के आपके लिए बहुत आसान बनाया जाए, और यूट्यूब आदि पर जो जितना कंटेंट आप सभी को मैक्सिमम फ्री दिया जा सके उसको हम हमेशा देते रहेंगे, लगातार देते रहेंगे। बाकी आप बताएं। चलो, क्लियर है? अच्छा, तो जड़त्व जो है द्रव्यमान का गुण है। अब देखो बात आती है कि वस्तु कितनी तरह से विरोध कर सकती है। समझिए, तो देखो विरोध करने का मतलब ये होता है कि रुकी हुई वस्तु रुकी ही रहेगी, जो वस्तु चल रही है वो चलती ही रहेगी। विरोध का मतलब ये नहीं होता कि कोई वस्तु रुकी ही हुई है। विरोध का मतलब तो ये होता है भाई, चलने वाली वस्तु क्या चाहेगी? मैं चलती ही रहूं। जैसे आपने एक साइकिल में पेडल मार के छोड़ दिया, वो साइकिल चलती 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 जा रही है, तो वो कब तक चलती रहेगी? जब तक उस पर आप ब्रेक ना लगाएं। तो जो वस्तु चल रही है वो चलती रहेगी, जो रुकी है वो रुकी रहेगी, और जो जिस दिशा में चल रही है वो उस दिशा में चलती रहेगी। आइए उसको ऐसे समझते हैं। तो जड़त्व के प्रकार समझो। जड़त्व के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देखो जड़त्व जो है वो आपका 3 प्रकार का होगा। नंबर 1, सबसे पहला जड़त्व है दिशा का जड़त्व, सॉरी, विराम का जड़त्व। यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट के इनर्शिया का मतलब है, देखो जैसे आप एक बस में बैठे हुए हैं, इसका एक एग्जांपल समझिए, बड़ा अच्छा एग्जांपल। आप एक बस में बैठे हुए हैं और बस में यहां से यहां तक का आपका हिस्सा सीट के संपर्क में है, ये हिस्सा सीट के संपर्क में नहीं है, मतलब आप कमर लगा के नहीं बैठे हैं, सिंपल ऐसे बैठे हैं। अब बस अचानक से एकदम चल दे, तो होता क्या है कि देखो यहां से नीचे का हिस्सा जो बस के संपर्क में है वो तो बस की बात तुरंत मानेगा, वो तुरंत चल देगा। लेकिन ये हिस्सा जो है ये क्या कहेगा? हम तो विराम में ही रहेंगे, हम ना चलेंगे तन्नक भी आगे को। तो ये हिस्सा यहीं की यहीं रुका रहेगा और नीचे वाला हिस्सा आगे निकल जाता है, इसलिए आपको पीछे झटका लगता है। लेकिन जैसे ही आप सीट से टच होते हैं, आप भी बस के संपर्क में आ जाते हैं, या 2 सेकंड बाद ही आपके इस वाले हिस्से को समझ आता है कि भाई तेरे अंदर कोई इंजन थोड़ी है जो तू रुक जाएगा, चल जाएगा, तेरे को बस की बात माननी पड़ेगी। लेकिन इनिशियली ये कहता है कि भाई मैं तो विराम में हूं, विराम में ही रहूंगा। इसलिए सवाल आता है कि बस के चलने पर, बस के अचानक चलने पर यात्री को, बस में बैठे यात्री को पीछे की तरफ झटका लगता है, ये किस घटना के कारण होता है? तो आप कहेंगे विराम के जड़त्व के कारण होता है। देखो इसके लिए परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ये लिखें कि विराम का जड़त्व क्या होता है, विराम का जड़त्व होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसके सीधे उदाहरण लिखिए, एक्स लिखिए आप। तो भाई इसका एक्स है नंबर 1, या इसको ए डाल लेते हैं कि बस के अचानक चलने पर, बस के अचानक चलने पर यात्री को पीछे झटका लगना। अब यहां से देखो 2 सवाल बनेंगे। कैसे कैसे बनेंगे? पहला सवाल बनेगा कि बताओ बस में बैठे यात्री को झटका किधर की साइड लगेगा? जब बस अचानक चलती है तो पीछे की तरफ लगेगा, और ये किसका उदाहरण है? तो ये विराम के जड़त्व का
उदाहरण है। ठीक है, बस के अचानक चलने पर यात्री को पीछे झटका लगना। लिखेंगे बैकवर्ड जर्क, बैकवर्ड जर्क टू पैसेंजर ऑन सडन मूविंग ऑफ बस, ऑन सडन मूविंग ऑफ बस। बस के अचानक चलने पर यात्री को जो झटका लगता है वो पीछे की ओर लगता है। ये विराम का जड़त्व है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, आप एक पेड़ पे गए, जामुन तोड़ना चाह रहे हो, आपने पेड़ को हिलाना शुरू किया। पेड़ से कौन जुड़ी हुई है? टहनी जुड़ी हुई है, और टहनी से कौन जुड़ी हुई है? जामुन जुड़ी हुई है। तो पेड़ हिलेगा, टहनी हिलेगी। ये जामुन जी ऐसे खड़ी हैं, टहनी जी ने कहा जामुन जी हिलो, जामुन जी हिलो। जामुन जी कहेंगे हम क्यों हिलेंगे, हम तो विराम में ही रहेंगे, बल तुम पे लग रहा हो, तुम हिलो। तो देखो टहनी हिलती रहेगी और जामुन जी नहीं हिलेंगी, तो ये सिचुएशन बनेगी। अब किसी चीज को बार बार ऐसे किया जाएगा, मोड़ा खोला जाएगा, तो निश्चित तौर पर टूट जाएगी। अगर जामुन जी इस टहनी के साथ ही हिलती रहती तो वो कभी भी ना टूटती। तो सवाल आता है पेड़ से फलों के टूटने में किस तरह के जड़त्व का काम होता है? तो आप कहेंगे ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का उदाहरण है, विराम के जड़त्व का उदाहरण है। तो इसका दूसरा एक्स हो जाएगा पेड़ से फलों का टूटना, पेड़ से फलों का टूटना, सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम ट्री। या कई बार पत्तियों का अलग होना भी होता है, लेकिन ये होता कब है? हिलाने पर, पेड़ को, उसको झाड़ने पर। अब तीसरी चीज, जो साथी जैसे घर से बाहर तैयारी कर रहे हैं रूम वूम लेके, तो उनके कंबलों को अगर ऐसे हिला दिया जाए तो उसमें से जितना कंबल का वजन है उससे कहीं ज़्यादा धूल निकल आएगी। देखो कंबल से धूल कैसे निकलती है, या तो आप कंबल को झटका दे दें, या मान लो दो साथी कंबल को ऐसे पकड़ के खड़े हो जाएं, एक उसमें डंडा मारे, तब भी धूल अलग हो जाएगी। उससे क्यों होता है ऐसा? देखो ये कंबल है, ये धूल है ना। अब ये धूल है, ये कंबल है, जैसे ही आपने झटका दिया तो झटका कंबल पे लगेगा। और ये सारी चीज़ें तब होती है जब काम अचानक से हो रहा हो, आराम आराम से नहीं, अचानक शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आराम आराम से हिलाओगे तो साथ में हिलेंगी धूल और कंबल, लेकिन अगर आप अचानक से झटका दोगे, देखो जैसे मैं ये डंडा है इसको कंबल पे मारूंगा, आपने देखा पेन अलग हुआ, ऐसे देखो पेन बिल्कुल अलग हो जाएगा, धूल के कण बिल्कुल अलग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? इसलिए अलग हो जाएंगे क्योंकि कंबल के साथ अपनी स्थिति को बनाए रखने का। ये कहेंगे हम तो विराम में ही रहेंगे, कंबल जी तुम गति में जाओ, हम ना जाएंगे, तो ये वहीं की वहीं रह जाएंगे। तो आप कहेंगे कि कंबल से धूल का अलग होना। सवाल ऐसे ही आएगा, कंबल से धूल का अलग होना, सेपरेशन ऑफ डस्ट, सेपरेशन ऑफ डस्ट फ्रॉम ब्लैंकेट। ब्लैंकेट नहीं, ब्लैंकेट करो एक बार हम सब कि जी भैया मुझे ये बात समझ में आ गई है और हम उसको कर चुके हैं। फटाफट से एक बार हम सब करो। चलिए क्लियर है, नोट हो गया। तो ये उन वस्तुओं के लिए इनर्शिया हो गया जो वस्तु रुकी हैं तो रुकी ही रहना चाहती हैं। अब चलिए दूसरी तरह की वस्तुएं कि जो गति में है, तो जो गति में है वो गति में ही रहना चाहती है, इसलिए उसको बोलते हैं हम गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो इसके बहुत सारे व्यवहारिक उदाहरण आप देखेंगे। सबसे पहला और सच्चा और अच्छा उदाहरण, एक बेहतर उदाहरण ये है कि आप उस बस में अब चल दिए। अच्छा बस मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो भाई उसमें आप बैठे हुए हैं, मुझे बताओ आपकी स्पीड कितनी है? जरा एक बार देखें कि कौन कौन इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं या सही सोच पाते हैं। सवाल है मेरा
एक बस चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आप बस में बैठे हुए हो और आपकी स्पीड कितनी है बताओ। पहली बार आपसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, थैंक यू भाई। बिल्कुल रिया, बिल्कुल काम हो जाएगा। बस वाला समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं बस वाला एक बार दोबारा बता देता हूँ, पहले आप मुझे इसका उत्तर करिए। तो आशीष का उत्तर आ गया 0, शेर शाह, आशीष, सभी का उत्तर 0 है। यही बस आपका कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट भी आपने गलत समझ रखे हैं या गलत पढ़ रखे हैं। देखो भाई, अगर आप बस 60 की स्पीड से चल रही है ना, तो महाराज जी आप भी 60 की स्पीड से ही चल रहे हो। इसका अनुभव आपको तब होता है जब आप किसी चलती बस या चलती ट्रेन से उतर जाते हो, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप पे कोई धक्का लगा रहा है, क्योंकि आपके अंदर गति है, आप भी मोशन में हैं। तो याद रखेंगे, आप जिस भी वाहन में बैठे हुए हैं, जितनी स्पीड से वो वाहन चल रहा है उतनी स्पीड से आप चल रहे हैं, इस चीज को दिमाग में रखोगे। तो बस चल रही है 60 की स्पीड से, आपका शरीर भी महाराज 60 की स्पीड से ही चल रहा है बस के साथ में। आप बेशक अपनी जगह रुके हुए हैं, लेकिन आपका शरीर चल 60 की स्पीड से ही रहा है। तो जैसे ही बस ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाए, किसी भी वजह से लगाए, मान लो कोई आ गया सामने, बस ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाए, तो तुम्हारे शरीर का देखो ये वाला हिस्सा, बस रुकी ये तो तुरंत रुक जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा जो सीट के संपर्क में ही नहीं है, बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ये कहेगा हम क्यों रुके, हम तो 60 की स्पीड से चल रहे हैं, 60 की स्पीड से ही चलेंगे। ये गति में है, गति में ही रहना चाहता है, ये विरोध कर रहा है विराम में आने का, रेस्ट में आने का। तो एकदम से झटका कहाँ लगता है, आगे की तरफ लगता है। लेकिन 1 सेकंड बाद ही पता लग जाएगा तुम्हें कि बेटा जो तुझ में गति दे रहा था वही रुक गया, तो तू किस काम का है। तो आपका शरीर गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखें, दूसरी चीज, जब आप किसी चलती बस या ट्रेन से उतर जाते हैं तो आपको उसके साथ दौड़ना पड़ता है, क्योंकि आपका शरीर विरोध करता है विराम में आने का। आपको थोड़ी दूर दौड़ना पड़ता है, तब धीरे 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 आप अपनी बॉडी को उस विराम की स्थिति में ला पाते हैं। अगर आप एक साथ रुकने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे, आगे की तरफ गिरेंगे। आए आपको समझ में? तो गति का जड़त्व क्या होता है कि जो वस्तु गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। और इसका उदाहरण क्या है, इसका एक्स क्या है? तो सबसे पहला इसका एक्स है, इसको हमने क्या नाम दिया था, नंबर 1, तो इसको नंबर 2 दे देते हैं, यहाँ पे नंबर 2 लिख लेना, सीक्वेंस ठीक चलेगा। और एग्जाम्पल का नंबर ए दे देते हैं। तो ये है बस के अचानक रुकने पर, बस के अचानक रुकने पर यात्री को आगे झटका लगना, यानी कि फॉरवर्ड जर्क, फॉरवर्ड जर्क टू पैसेंजर ऑन सडन स्टॉपेज ऑफ बस, अचानक रुकने पर यात्री को आगे झटका लगना। ठीक है, ये सभी को समझ में आया? एक बार थम्स अप करें, अगर नोट हो गया हो तो थम्स अप करिए। बाकी एक बच्चे का डाउट था कि पिछले वाले में आगे की तरफ झटका लगा, नहीं नहीं नहीं, देखो आपका बस आगे जा रही है, आपका नीचे का हिस्सा आगे जा रहा है, लेकिन ये हिस्सा रुका रहना चाहता है। आप सोचो ना, अगर एक चीज रुक रही है और एक चीज आगे जा रही है, तो आपको क्या महसूस होगा, जैसे पीछे की तरफ गिर रहे हो। वेरी सिंपल बात है, इसको पढ़ के और क्लियर हो गया होगा। एक बार सभी थम्स अप करिए, ठीक है, ओके है। तब तक मैं आपको चाय पी के दिखाऊंगा। भाई ग्रुप डी नहीं होगा इससे, ये तो बड़ा नॉर्मल लेवल है आपका, कांस्टेबल लेवल है। ग्रुप डी थोड़ा सा गहरी साइंस पूछेगा। चलो, ग्रुप डी में स्पेशल साइंस है ना, तो वो इससे कवर नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये मुझे समझ में आ जाता है। अब देखो यहाँ पर ना एक कन्फ्यूज़न क्या बनेगा, कन्फ्यूज़न मेरे दोस्तों ये बनेगा कि विराम में क्या हो रहा है, बस चल रही है, विराम बस के चलने पर है और गति बस के रुकने पर है। तो उल्टा लगेगा आपको, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनर्शिया तुमसे डिफाइन हो रहा है, बस से नहीं। बस के चलने पर तुम रुके रहना, बस के चलने पर विराम का जड़त्व होगा और बस के रुकने पर गति का जड़त्व होगा, क्योंकि बस के रुकने पर तुम गति में रहना चाहते हो और इनर्शिया तुमसे परिभाषित हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको देखना है, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। अगला तीसरा जड़त्व आता है आपका दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, 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 दिशा
जड़त्व, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि जो वस्तु जिस दिशा में चल रही है वो उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक उस पर बाहर से एक बल आप नहीं लगाएंगे, जब तक आप एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो लिखेंगे कि जो वस्तु जिस दिशा में चल रही है, जो वस्तु जिस दिशा में चल रही है उसी में चलती रहेगी तब तक जब तक उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगेगा। इसका कोई एग्जाम्पल पेपर में नहीं पूछा जाता है। अ बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव इन सेम डायरेक्शन। ठीक है भाई, तो इसका कोई एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा। इसके साथ ही एक नोट डालना, सवाल आता है कि बताओ जड़त्व की खोज किसने की। जड़त्व की खोज, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये गति के नियम में है, न्यूटन साहब का राज चल रहा है इस पाठ पे, तो इसकी खोज भी न्यूटन साहब ने की होगी। अरे नहीं, इसकी खोज जो है वो गैलीलियो साहब ने की थी। एक बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे गैलीलियो। यानी कि इसकी जो इन्वेंशन है, एक तरह से इन्वेंशन ऑफ इनर्शिया, वो कौन करते हैं? गैलीलियो साहब करते हैं। बहुत बहुत सदी के महान साइंटिस्ट। नोट करिए, एक बार थम्स अप करिए, फिर हम लोग आगे चलें। बहुत बढ़िया आपका उत्तर गैलीलियो साहब को लेके, वेरी गुड। एक आपका डाउट हमेशा बना रहता है कि इससे कौन से एग्जाम कवर होंगे। नोट करो, मैं तब तक बताता हूँ। हर वो एग्जाम इससे कवर होगा जिसमें साइंस, जनरल साइंस, जीएस के अंदर आ रही है। जीएस का मतलब जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस सब के सब आ रहे हों। लेकिन जिस भी एग्जाम में साइंस अलग से पूछी जा रही है उसके लिए क्लास सफिशिएंट नहीं है, बाकी सभी के लिए सफिशिएंट है। चलिए, तो ये हो गई आपकी बात किसकी? इनर्शिया की। अब तक हमने इनर्शिया को बड़े अच्छे से समझा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा फोर्स की डेफिनेशन पर, बल की परिभाषा पर, कि बल क्या होता है। फिर गति के पहले नियम पे चलेंगे। देखो, अगर हम 9th क्लास वाली डेफिनेशन देखें बल की, तो वो ये कहती है कि बल एक ऐसा कारक है, एक ऐसी वजह है, अगर किसी रुकी वस्तु पर लगा दोगे तो चल देगी। कोई वस्तु रुकी है, उस पर बल लगाओ, फोर्स लगाओ, चल देगी। बल का मतलब क्या है? धक्का। अगर कोई वस्तु चल रही है, आपका दोस्त पैसे लेके भग गया आपके, और आपको देखते तो साइकिल और दौड़ा देता है। एक दिन आपकी साइड से जा रहा है, देखते ही साइकिल दौड़ा दी, तुमने पकड़ा उसका कैरियल, कैरियल कहते हो ना तुम, कैरियर होता है वो। तुमने पकड़ा उसका कैरियर, उसको पकड़ लिया, कहाँ जावे, तो तुमने बल लगा के रोक दिया। यानी कि बल चलती वस्तु को रोक सकता है। और अगर तुम्हारी साइकिल इस दिशा में जा रही है तो तुम उससे अपनी दिशा भी बदल सकते हो, बल लगाते ही दिशा बदल जाएगी। क्लियर है? तो बल क्या है? एक ऐसी वजह है जो चलती वस्तु को रोक दे, रुकी वस्तु को चला दे, और वस्तु जिस दिशा में चल रही है उसकी दिशा को बदल दे। तो लिखिए, बल क्या है? बल वह कारक है जो चलती वस्तु को रोक दे, जो चलती वस्तु को रोक दे, रुकी वस्तु को चला दे। ये 9th क्लास वाली डेफिनेशन है। रुकी वस्तु को चला दे या दिशा बदल दे। यानी कि कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। इसको रुकना, अभी लिखना मत, कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। इसको नीचे की लाइन में लिखना, क्योंकि इसका अर्थ है कैन कैन मूव अ स्टॉप्ड बॉडी और कैन चेंज द डायरेक्शन। कैन चेंज द डायरेक्शन, कि ये दिशा को भी बदल सकती है। ठीक है, नोट करिए फटाफट से 9th क्लास वाले डेफिनेशन बल की। देखो, एक चीज है आपकी,
जैसे जिस भी मुद्दे पर बात करनी शुरू कर दो ना, आप उसका फिर उल्टा चलने लगते हो। भाई मैंने कहा कि हर उस एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है जिसमें साइंस जीएस के अंदर आती है, उसके लिए सफिशिएंट नहीं है जिसमें साइंस जीएस के अंदर नहीं आती। सवाल आ रहे हैं ग्रुप डी के लिए, आप खुद इतनी बुद्धि क्यों नहीं लगा पाते हैं? भाई ग्रुप डी में साइंस अलग से आती है कि नहीं आती है? स्पेशली साइंस के सवाल आते हैं 40 क्वेश्चन, तो उसके लिए नहीं सफिशिएंट है क्या? एक साथी पूछ रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए, क्या सीजीएल में साइंस अलग से आती है या जीएस के अंडर आती है? जीएस के अंडर आती है तो खत्म, उसके लिए सफिशिएंट है। तो ऐसे सोचो ना, आप जो मैंने आपको बोला है वो चीज़ सोचिएगा। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ जनरलाइज आंसर करने की, जिससे सभी को जवाब मिल जाए। तो वो संभव ही नहीं है कि 1 to 1 हर एक एग्जाम के लिए उसको बताया जा सके। अब ये लो फिर आ गया बिहार पुलिस, बीएसएफ ट्रेड्समैन, एसएससी जीडी, अब सब बस यही बात पूछेंगे। कितना भी तुम्हें उस दलदल से निकालने की कोशिश करो, तुम मास्टर को भी खींच लोगे उसी दलदल में। आ जा तू भी यहीं, हम भी यहीं रहेंगे, तू भी यहीं रहेगा। हम भी यहीं तड़प रहे हैं अपने सवालों के लिए, तू भी तड़पता रहे यहीं हमारे सवालों के लिए। चलो, तो ये हो गई फोर्स की डेफिनेशन। एमपीएसआई के लिए, आरपीएफएसआई के लिए, एलियनों की दुनिया में जाने के लिए, भगवान बुद्ध जी से बात करने के लिए, सब के लिए अब आपको यही पूछना रहेगा। देखो, ये क्लियर हो गया फोर्स आपको। अब चलते हैं गति के पहले नियम पे। आ गई वो घड़ी जब हम नियमों को पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप लिखेंगे गति का प्रथम नियम, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। थोड़ी सी ना नीचे जगह छोड़ देना है ना, अगर आप नोट कर रहे हैं मेरे साथ। तो गति के पहले नियम के बाद हल्की सी जगह छोड़ेंगे, एक लाइन की कुछ लिखेंगे यहां पर हम। देखो, गति के पहले नियम में न्यूटन साहब ने एक बात सोची। क्या बात सोची? न्यूटन साहब ने कहा, लोगों से पूछा कि भाई ये बताओ, कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, बल ना लगे। एक ने कहा, अजी ऐसे कैसे? मैंने एक बॉल ली और उसे फर्श पे धकेल दिया, बताओ वो तो अपने आप रुक गई, उस पर तो कोई बल नहीं लगा। न्यूटन साहब ने कहा, नहीं, फोर्स लगा, फ्रिक्शन का फोर्स लगा, घर्षण का बल लगा। अच्छा, फिर ठीक है, कोई वस्तु रुकी है तो वो तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगे। तो मतलब सोचा जाए तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। न्यूटन साहब ने बड़ी सिंपल बात कही कि भाई जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी में रहेगी जब तक उस पर बाहर से तुम कोई बल नहीं लगाओगे, जब तक उस पर तुम एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगाओगे। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, एक बात बताओ कि किस किस को ये बात समझ में आ रही है कि न्यूटन साहब ने क्या कलाकारी की है? न्यूटन साहब कहते हैं कि जो वस्तु रुकी है वो तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगे। देखो, रुकी है, रुकी रहेगी, यहां पर किसकी बात हो रही है? कुछ कुछ जड़त्व जैसी बात हो रही है, इनर्शिया जैसी बात हो रही है। और जब तक उस पर बल ना लगे, यहां फोर्स की बात हो रही है। तो न्यूटन साहब ने बड़ी खूबसूरती से इनर्शिया और फोर्स को आपस में मिलाया और यह बताया कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। किस किस को यह बात लग रही है कि भाई इनर्शिया और फोर्स जो है वो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं? इनर्शिया क्या कहता है? जैसे हो वैसे रहो। जड़त्व कहता है जैसे हो वैसे रहो। बल कहता है नहीं, जैसे हो वैसे ही नहीं रहने दूंगा। न्यूटन साहब ने बस इन दोनों चीजों को बड़ी खूबसूरती से जोड़ा और उन्होंने कहा, गति के प्रथम नियम में न्यूटन साहब कहते हैं, थोड़ी जगह छोड़कर लिखना, कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में रहेगी, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगे। बाह्य है के नीचे एक डंडा सा खींचेगा, आप हिंदी जानते होंगे इतनी, इसको अंडरलाइन कर लेना। बाह्य बल ना लगे, बल नहीं है, मैं बाह्य बल की बात कर रहा हूं, अभी इसका मतलब भी समझाऊंगा। यानी बाहर से कोई बल ना लगे, बाह्य बल न लगे। यानी कि अ बॉडी विल रिमेन in its position until an external force does not applied on it, कि जब तक इस पर बाहर से कोई बल नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, तब तक ये वस्तु अपनी ही स्थिति में रहेगी। ठीक है, सवाल क्या आएगा?
पहले नियम का अन्य नाम क्या है? पहले नियम का अन्य नाम बताइए, गति के पहले नियम का अन्य नाम। तो यहां पर आप इसको कहोगे अथवा, और इसका अन्य नाम है जड़त्व का नियम। आप समझे क्यों जड़त्व का नियम है? क्योंकि ये जड़त्व को और बल को रिलेट करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व का नियम, इसका अन्य नाम जड़त्व का नियम भी है। सवाल आएगा कि बल की परिभाषा कहां से मिलती है। देखो, जो बल की परिभाषा ये हमने लिखी है, ये इस नियम के बाद ही दी गई थी और न्यूटन साहब ने ही दी थी। भाई वही तो कह रहे हैं, न्यूटन साहब ने कहा कि यार जो वस्तु रुकी है ना, रुकी रहेगी जब तक उस पर बाहर से बल ना लगे। तब लोगों ने एक नए शब्द को सुना, वो था बल यानी फोर्स। तो बल की परिभाषा कहां से मिलती है, सीधा सवाल छपेगा, बल की परिभाषा। तो आपका उत्तर होगा डेफिनेशन ऑफ फोर्स जो है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स जो है वो कहां से मिलती है? प्रथम नियम से ही मिलती है, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ। आपको फर्स्ट लॉ से ही बल की परिभाषा मिलती है। भैया जी क्लियर है? ये दो सवाल छपेंगे सीधे। ये जो आप देख रहे हैं, अच्छा भाई, एक तो ये छपेगा कि बताओ प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, और दूसरा बल की परिभाषा कहां से मिलती है। चाहे डेफिनेशन आए ना आए, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहीं से आएंगे, और जब तक आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी, ये समझ में आएंगे ही नहीं। क्वेश्चन पूछेगा बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है? ये प्रथम नियम से मिलती है। जड़त्व का नियम गति के किस नियम को कहा जाता है? ये प्रथम नियम को कहा जाता है। सीधा सवाल छप जाएगा। भैया बिहार पुलिस में मिक्स होता है, अब इस सवाल का क्या जवाब दूंगा मैं? क्या क्या मिक्स होता है मुझे बताओ, बिहार पुलिस में है? नहीं समझ ही नहीं पा रहे किस तरह से क्वेश्चन। अच्छा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ भाई कि क्या कह रहे हो आप। भैया बता दो क्लियर है, चलती साइकिल पर भी घर्षण लगता है? नहीं, चलती साइकिल पर घर्षण नहीं लगता। केवल साइकिल दुनिया का एक ऐसा वाहन है जिस पर घर्षण नहीं लगेगा, बाकी दुनिया की सभी वस्तुओं पर घर्षण लगेगा। क्योंकि जब ऊपर वाले ने साइकिल को बनाया तो उसने कहा कि हे साइकिल, मैं तुम्हें घर्षण मुक्त करती हूँ। अरे बड़ी सिंपल सी बात है। टायर और रोड के बीच में आप देखते होंगे ना, हमेशा एक फ्रिक्शन लगता है, क्योंकि टायर रबड़ का है और रोड भी आपका खुरदरा सा है। या साइकिल को आप पेडल मार के छोड़ दो तो वो कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है। पता है क्यों रुक जाती है? क्योंकि उस पर एक फ्रिक्शन लगता है। दुनिया के हर एक वाहन पर फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, चलो भैया जी, तो ये हो गया जड़त्व का नियम या बल की परिभाषा इसी से मिलती है। ये हो गया पहला नियम। देखो मैंने इस पर एक शब्द बताया आपको कि बाह्य बल। बाह्य बल मैंने इसलिए बताया, मुझे एक बात बताओ कि क्या ऐसा संभव है कि आप अपने बालों को पकड़ें और उन्हें ऊपर की तरफ खींचें तो आपके पैर ऊपर उठ जाएंगे? करके भी मत देखना, मुंडी अलग हो जाएगी, तुम्हारे पैर टस से मस नहीं होंगे। यानी कि आप देखो, आप एक सिस्टम है, आप अगर खुद पर ही बल लगाएंगे, मैं खुद को कितना भी धक्का दे लूं, देखो आप खुद को धक्का देके कभी पीछे नहीं कर सकते हो। अगर आप कोशिश भी करें तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी से कर रहे हो। आप अपने आप को पीछे धक्का देके देखो, आप कभी धक्का नहीं दे पाओगे। तो इसको कहते हैं एक्स, ये इंटरनल फोर्स है, मतलब आप अपने ऊपर ही लगा रहे हो, ये इंटरनल फोर्स है, यानी अंदर का बल है। तो मैं कहता हूं कि परिवर्तन जब होता है जब बाहर का बल लगता है, एक्सटर्नल फोर्स लगता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया जड़त्व का नियम और गति का प्रथम नियम। अब देखो गति के दूसरे नियम को समझने के लिए हमें फिर से कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से एग्जाम में सवाल भी आता है। तो एक नई हेडिंग डालिए आप जिसका नाम है संवेग। ये राशि हमें पढ़नी है, इसमें से पेपर में भी आएगा। इसको पी से दिखाते हैं और इसी की मदद से हम गति के दूसरे नियम को समझ भी सकते हैं। तो देखिए संवेग में क्या पढ़ाया जाता है आपको। आप ज्यादा से ज्यादा कभी किसी ने पढ़ लिया होगा तो सिर्फ इतना कि द्रव्यमान तथा भी का गुणनफल संवेग कहलाता है, लेकिन हम कभी समझ नहीं पाए संवेग को। आओ थोड़ा सा समझते हैं। देखो अपना एक दोस्त होता है सबका जो पैसे लेके भाग जाता है, उसको कहोगे ओ भाई मैं तेरे ऊपर ना एक प्रैक्टिकल करूंगा, पैसे बराबर हो जाएंगे। वो कहेगा कर लो, तुरंत आ जाएगा। उसको दिखाना एक आधा किलो का पत्थर और उसको कहना तू बैठ जा, तेरे सर पे ना बहुत प्यार से मैं इस पत्थर को रखूंगा।
उस पत्थर को बहुत आराम से उसके सर पे रख देना, फिर उठा के बोलना हाँ भाई कुछ हुआ, वो कहेगा कुछ नहीं हुआ, फिर उसे एक छोटा कंचा दिखाना कि देख जब पत्थर से कुछ नहीं हुआ तो इससे कुछ नहीं होगा, वो कहेगा बिल्कुल कुछ नहीं होगा, 2 कदम पीछे हट के मारना खींच के। मत करना यार, आपका दोस्त है। लेकिन मुझे बताओ कि एक बड़ा पत्थर जितना नुकसान नहीं पहुंचा पाया, उतना एक छोटे से कंचे ने नुकसान पहुंचा दिया। इसका कारण तो आप ये कहोगे भैया जी कारण ये है कि बड़ा पत्थर के पास गति नहीं है, जबकि छोटे पत्थर के पास गति है। छोटे कंचे के पास एक वेलोसिटी है, एक वेग है। तो कहने का अर्थ है कि जब द्रव्यमान के साथ वेग मिल जाता है, जब मास के साथ वेलोसिटी मिल जाती है, तो उसका एक अलग ही प्रभाव बन जाता है, और इसी प्रभाव को हम संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम का अर्थ होता है, संवेग का अर्थ होता है कि किसी गतिशील वस्तु के पास किसी वेग किसी मतलब कोई भी गतिशील वस्तु आप मान लीजिए जिसके पास द्रव्यमान तो होगा ही होगा, तो उसके मिक्स इफेक्ट को हम, मिक्स प्रभाव को संवेग कहते हैं। ठीक है। जैसे आप देखें, एक मान लो गाड़ी है, अगर कोई गाड़ी कम स्पीड से आ रही है, किसी दीवार से टकराए तो चांसेस कम है डैमेज होने के, लेकिन अगर वो ज़्यादा तेजी से टकराएगी तो ज़्यादा चांसेस हैं डैमेज होने के। तो मास और वेलोसिटी के इस मिले जुले प्रभाव को ही हम संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। लिखिए, संवेग क्या होगा? संवेग होगा द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल। द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल, यानी कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सूत्र क्या लिखोगे? अब देखो सूत्र यहीं से बन जाएगा ना भाई, या तो सूत्र याद रख लो परिभाषा बना लो, या परिभाषा याद रख लो सूत्र बना लो। तो द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल, द्रव्यमान m है और वेग v है, इन दोनों की प्रोडक्ट को हम संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। p से इसको हम दिखाते हैं। तो m4 हो गया आपका मास, यानी कि द्रव्यमान, और v4 हो गया संवेग, यानी कि वेग, यानी कि वेलोसिटी। अब एक साथी का सवाल होता है कि यार मोमेंटम को तो m से दिखाओ, m फॉर मोमेंटम होना चाहिए, है ना? तो इसको p से क्यों दिखा रहे हैं? देखो m जो है वो हम ऑलरेडी मास के लिए रिजर्व कर चुके हैं। अब मोमेंटम का नाम लैटिन में p से ही शुरू होता है, तो वहां से हमने इसका सिंबल उठाया है। जब हमारे यहाँ सिंबल्स की कमी पड़ती है तो हम लैटिन भाषा से सिंबल उठा लेते हैं, वहां से उठाया गया एक सिंबल है। अब फिर से वही बात है, एक राशि है, परिभाषा है, सूत्र है, इसका मात्रक बताओ। बताओ भैया इसकी यूनिट। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ये हम भली भांति पढ़ चुके हैं, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा भैया जी। अगर इसको वो लिखना चाहेगा तो ऐसे भी लिख सकता है कि सेकंड को ऊपर ले जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ऐसे भी लिख देगा। आगे देखिए, इसकी विमा, इसकी डायमेंशन, तो भैया जी डायमेंशन जो है, इसकी विमा जो है वो क्या हो जाएगी? केजी के लिए लिखोगे m, मीटर के लिए लिखोगे l, सेकंड के लिए लिखोगे t की पावर -1। तो डायमेंशन हो गई ml t की पावर -1। भैया जी कैसी राशि है, सदिश है या अदिश है? देखो सदिश और अदिश के लिए पहले कोशिश करो प्लस माइनस वाले जुगाड़ से समझने की, उससे नहीं आए तो डायरेक्ट रट्टा मार देना। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, अदिश को क्या लेते हैं? प्लस। वेग एक सदिश राशि है, क्या लेते हो? माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस उत्तर आने का मतलब ये एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे तो प्लस माइनस वाली चीज जो है वो ये है कि आपको तुरंत उत्तर देती है कुछ बगैर रटे, सबसे अच्छी बात है इसकी, रटना नहीं है आपको। भैया जी एक बार बताओ समझ में आ गया? ml t-1 kg मीटर सेकंड इनवर्स। अगर आपको संवेग समझ में आ गया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इससे डायरेक्टली सवाल भी बनते हैं। अब संवेग के बाद हमें एक चीज और पढ़नी है, और उसके बाद तब हम चलेंगे गति के दूसरे नियम की तरफ। भाई ग्रुप डी के लिए ना हमारी दूसरी क्लासेस हैं। अब देखो, आप ये मत समझना मैं कोई बैच का प्रमोशन कर रहा हूँ, आपकी पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ। ग्रुप डी के लिए हमारा एक बैच है, रफ्तार बैच, आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ।
MLT समझ नहीं आया, देखो साथी MLT आप शायद बीच में से क्लास ले रहे हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, केजी के लिए विमा में M लिखते हैं, मीटर के लिए L लिखते हैं और सेकंड के लिए T लिखते हैं। ये हमने कई बार पीछे समझ लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है भैया, तो आज हमने क्या पढ़ा फटाफट से एक बार रिवाइज करें। आज हमने गति का नियम चैप्टर शुरू किया। सबसे पहले एक सवाल पूछा जिसका उत्तर आप लोग बहुत कम दे पाए, फिर हम गति के नियम पे आए। हमने कहा गति के नियम में पहले नियम को समझने से पहले आपको इनर्शिया पढ़ना पड़ेगा। इनर्शिया में हमने पाया कि वस्तु विरोध करती है, रुकने का भी विरोध करती है, चलने का भी विरोध करती है, दिशा का भी विरोध करती है, जिसकी खोज गैलीलियो सर ने की थी। फिर हमने बल की 9th क्लास वाली डेफिनेशन पढ़ी, चलती वस्तु रोक दे, रुकी वस्तु चला दे, दिशा बदल दे। फिर हमने पाया कि जो पहला नियम है, जो फर्स्ट लॉ है, उसमें क्या बताया गया कि कोई भी बॉडी जब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल ना लगे। इससे संबंधित सवाल क्या पूछे जाएंगे कि जड़त्व का नियम, किस जड़त्व के नियम को कौन सा नियम कहा जाता है, पहला नियम कहा जाता है। बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है, तो ये गति के पहले नियम से मिलती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने संवेग पढ़ा, मोमेंटम पढ़ा, जो कि है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। इसका मात्रक केजी मीटर पर सेकंड है, सदिश राशि है और इसकी डायमेंशन MLT-1 है। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहां तक रिक्वेस्ट है भैया, आप सभी करके आइएगा। कल संवेग के छोटे भाई को पढ़ेंगे जिसको हम आवेग कहते हैं। बहुत सारे साथी तो आवेग का उत्तर भी कर रहे हैं, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मज़ा आ गया, पहली बार पढ़ रहा हूँ, समझ में आ रहा है, बहुत शानदार। देखिए मुझे लगता है कि 90% साथी ओके हैं, लेकिन कुछ 10% हमारे साथी ऐसे हैं जिनको चीज़ें थोड़ी सी कम समझ में आ रही हैं। देखिए ऐसा हमेशा ही होता है, मैं उनकी कोई गलती नहीं बता रहा हूँ, कि कई बार चीज़ें हमें एक बार में समझ में आ जाती हैं, कई बार हमें चीज़ें 2 बार में समझ में आती हैं। तो उन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी थोड़ा सा चीज़ों को ना दोबारा रिवाइज कर लिया करिए। विश्वास मानिएगा, देखो अगर 90% बच्चों को समझ में आ रही हैं तो डेफिनेटली फिर चीज़ें सही चल रही हैं, हम सही दिशा में हैं। अगर आपको ही समझ में नहीं आ रही हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है, 2 बार पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आपसे वादा करता हूँ 100% समझ में आ जाएगा। ये कुछ ऐसा बहुत मुश्किल तोप चीज़ है ही नहीं। कुछ देखिए आप, फिजिक्स जितनी टफ है मैंने उसको कोशिश की है आसान सी भाषा में लाकर आपके सामने हिस्ट्री पॉलिटी की तरह रिप्रेजेंट करने की। जैसे आपको सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ने की आदत है, वैसे ही मैंने कोशिश की है इस सब्जेक्ट के लिए। बाकी अगर आप मुझे कहीं कुछ भी सलाह दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिएगा कि इस तरीके से इसको और आसान बनाया जा सकता है, मैं आपके लिए ज़रूर इम्प्लीमेंट करूंगा। वैसे मैंने इसमें अपने 100% ताकत झोंकी है। चलिए मिलते हैं कल। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल जो भी चलेगा वो आज के पढ़ाए हुए से रिलेटेड ही चलेगा। तो निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है भाई, याद जरूर करके आना। कल को आप बस मुझसे ये ना पूछें कि संवेग क्या होता है, पहला नियम क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, वो तमाम चीज़ें आज हम कर चुके हैं। ठीक है, बाकी आप सभी का थैंक यू, आप जो हमेशा इतना सारा प्यार देते हैं, वाकई में ये एक एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है और आगे के लिए मोटिवेट भी करता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।